नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे जो प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है। इस चैप्टर में थोड़ी सी चीजें जो छूट गई थी वो ट्रांसफार्मर था और उसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। बेटा अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ही युक्ति होती है। अब इसमें होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है और इसका मेन काम यह होता है कि ये ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में या नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है तो हम क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति होती है। किस सिद्धांत पर बेटा कार्य करती है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। और इसका काम क्या होता है कि ये ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में या फिर नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती है। इस आधार पर बेटा जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अच्छा, तो कौन सा कौन सा ट्रांसफार्मर किस चीज को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है बेटा, अपचाई ट्रांसफार्मर ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में अगर परिवर्तित कर रहा है तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है तो वो आपका कौन सा होगा? उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। तो आप बता सकते हो कि अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर कौन से हैं। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति होती है। ये करती क्या है कि ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में या नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इस आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। नीचे ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को अगर नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर रहा है तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को अगर ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर रहा है तो वो उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं। क्रियाविधि से पहले बेटा हम लोगों को संरचना पढ़ लेना है। इसकी संरचना क्या होती है? संरचना में बेटा क्या करते हैं कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा विस्थापित करके रखा जाता है। अब थोड़ा सा विस्थापित करके क्यों रखते हैं? जैसे हमने कहा कि भैया एक क्रोड हमारी ये ऐसे रख दी गई, एक क्रोड ये है लोहे की और दूसरी क्रोड इसी के ऊपर थोड़ा सा इधर विस्थापित करके ऐसे थोड़ा सा विस्थापित करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा। अब अगली वाली इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा विस्थापित करके इससे। तो यानी कि इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है जिसको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा विस्थापित करके रखा जाता है। ठीक है, अब ये विस्थापित करके क्यों रखते हैं? क्योंकि विस्थापित करके रखने से फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो है कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यानी कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड, पटलित क्रोड जो है एक दूसरे के ऊपर जो है थोड़ा सा विस्थापित करके रखा जाता है जिसके कारण इसके अंदर कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और इसके अंदर ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसमें तांबे के तार से लपेटी हुई दो कुंडलियां होती हैं। ये तांबे के तार से लपेटी हुई दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये दोनों जो है एक क्रोड से ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसी क्रोड से ये जुड़ी होती हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज इनको हम करते क्या है कि अगर प्राथमिक कुंडली की बात की जाए तो प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, दूसरी वाली कुंडली में भी तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, लेकिन ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे से पृथक्कृत होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी हम बात करें क्रियाविधि की तो क्रियाविधि में क्या होगा बेटा? ठीक है, क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। क्रियाविधि में आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसमें देखो करते क्या है कि जिस भी हमको विद्युत वाहक, जिस भी एसी वोल्टेज का हमें
एसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो होता है, जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। बेटा एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे सिलेबस में है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारे सामने जो बना हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर देख के पहचानने का तरीका ये होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के तार के मोटे तार जो होते हैं, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल होता है उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली से जोड़ लेते हैं, जिसको हमको कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर हम लोग करते क्या है कि एसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो होता है जब इसमें जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जब प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है तो धारा के अर्धचक्र में जो क्रोड होती है वो पहले आधे चक्र में एक ओर और फिर दूसरे आधे चक्र में दूसरी ओर चुंबकित होती रहती है। मतलब कि आएगी इधर एक बार खिसक जाएगी और एक बार इधर चली जाएगी। यानी कि जब यहां से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्रोड जो है पहले एक ओर और फिर दूसरे आधे चक्र के दौरान दूसरी ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, क्योंकि जो दूसरी वाली क्रोड है वो भी, मतलब दूसरी वाली जो कुंडली है वो भी पहले क्रोड से ही जुड़ी, उसी क्रोड से जुड़ी होती है। जब उसी क्रोड से जुड़ी होती है तो इसमें भी क्या होता है कि इस पहली वाली क्रोड के चुंबकन और विचुंबकन के कारण जो दूसरी वाली कुंडली होती है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, वो सेम आवृत्ति का होता है। ठीक है, उसी आवृत्ति का दूसरी वाली कुंडली, जितनी आवृत्ति का वहां पे लगा हुआ उसी आवृत्ति का यहां पर एक दूसरा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और दूसरी वाली जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों कुंडलियों में फेरों की जो संख्या होती है उसके अनुपात पर निर्भर करता है। समझ में आई बात बेटा? अगर हम यहां पे देखें कि अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये जो प्राथमिक कुंडली है यहां पे अगर फेरों की संख्या को हम लिख दें NS से और दूसरी वाली कुंडली में हम NP से, और दूसरी वाली कुंडली में अगर फेरों की संख्या लिख दें NS से, यानी कि N प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और ये सेकेंडरी कुंडली जो है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अब पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा को हमने मान लिया IP और दूसरी वाली कुंडली में जो धारा बहेगी उसको हम क्या मान लेंगे, IS। प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा वो EP और दूसरी वाली कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो ES। अब कह रहे हैं कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें उत्पन्न जो फेरों की मतलब कि उसमें उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वो उन दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखो, अगर यहां पर हम प्राथमिक कुंडली में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लगाएं तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होता है? प्रथम नियम E बराबर, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये होता है N डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T, ऐसे करके होता है। अगर हम प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं तो ये NP और ये EP बन जाएगा। और देखो जितना टाइमिंग सेम, जितने समय में यहां पर चुंबकन विचुंबकन होगा उतने ही समय में यहां पर भी चुंबकन होगा, चुंबकन विचुंबकन होगा, यानी टाइम सेम रहेगा दोनों में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का, इसलिए ये चीज दोनों में कॉमन रहेगी। तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट प्राथमिक कुंडली के लिए। द्वितीय कुंडली में अगर हम उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो ES बराबर हो जाएगा हमारा NS और ये हो जाएगा डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T। तो यहां से अगर हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 बेटा, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। तो जब समीकरण नंबर 2 मानेंगे, अगर दोनों समीकरणों को हम भाग करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 भागे 1 से इनको हम भाग कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा ES अपॉन EP बराबर, ये तो कट जाएंगे तो ये बचेगा हमारा NS अपॉन NP। अगर बेटा मान लो कि परिपथ में जो आपका परिपथ का प्रतिरोध है वो लगभग नगण्य ना के बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है, यानी सिरों के बीच लगे विभवांतर के, परिपथ के सिरों के बीच लगे विभवांतर के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में जब R का मान लगभग नगण्य होगा, परिपथ में जो प्रतिरोध लगा होगा उसका मान अगर नगण्य होगा तो उस कंडीशन में ES बराबर हो जाएगा VS के और EP बराबर हो जाएगा VP के। तब हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं
बेटा इसको हम लिख सकते हैं, देखो ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, ये तो पहले से था, और इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं VS अपॉन VP, VS अपॉन VP, और इन सब के अनुपात को लिखा जाता है बराबर R से। R जो होता है हमारा परिणमन अनुपात होता है। R क्या है? R परिणमन अनुपात होता है। R क्या है बेटा? परिणमन अनुपात होता है। और ये जो परिणमन अनुपात होता है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। अब बेटा देखो, अगर मान लो हम कह दें कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा जो है कितनी है आपकी IP है, और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है IS है, और इसमें परिपथ में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर हो जाएगी द्वितीयक कुंडली की शक्ति। तो इस कंडीशन में क्या हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मूला निकल के आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें इसको लिखा जा सकता है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति तो बराबर ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली की शक्ति। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। P बराबर फॉर्मूला होता है VI, तो पहले वाली कुंडली में विभवांतर कितना है? VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS। बेटा इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता भी बता सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निर्गत शक्ति, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति और बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति कितनी है? शक्ति वही क्षमता, निर्गत शक्ति का मतलब VS, और ट्रांसफार्मर की दक्षता को लिखा जाता है ईटा से, तो हो जाएगा VS इंटू IS बटे VP इंटू IP। ये आपका ट्रांसफार्मर बेटा कंप्लीट हमने बता दिया। धन्यवाद।